हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं ऑप्शनल में पीएसआईआर में बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ और जीएस में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सभी जीएस पेपर सेकंड में आते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर थर्ड का हिस्सा है, वह भी पढ़ाता हूँ। इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाता हूँ जो कि जीएस पेपर थर्ड का हिस्सा है। इसलिए आपको तो ये चैनल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है या ये लेक्चर फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। खैर, आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है दिल्ली से संबंधित। आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली में केजरीवाल साहब हमेशा इस बात को लेकर के लड़ते रहते हैं केंद्र सरकार से कि भाई दिल्ली में असली सरकार हम ही हैं। इसके लिए कई बार वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। सबसे पहले वर्ष 2015-16 में 2015 में ही वो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। तो उस समय 15-16 में नजीब जंग साहब दिल्ली के उपराज्यपाल थे और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहना शुरू किया भाई केजरीवाल साहब अगर कहते हैं कि मैं मोदी जी के एजेंट के रूप में काम करता हूँ, वो ठीक कहते हैं। एक्चुअली मैं राष्ट्रपति एजेंट हूँ और राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि मैं मोदी जी का ही एजेंट हो गया। इस तरह की बात नजीब जंग साहब कहा करते थे। नजीब जंग साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। वह जामिया के वाइस चांसलर रह चुके थे, आईएएस भी रह चुके थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने वहाँ वहाँ लंदन में वहाँ से उन्होंने पीजी किया था। तो मोटे तौर पर वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, इसीलिए उनकी बात को आसानी से दरकिनार करना संभव नहीं है। खैर, उसके बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया जो कि एक कुठाराघात से कम नहीं था, केजरीवाल साहब के मुंह पर एक तमाचे से कम नहीं था। उसने दिल्ली में वास्तविक सरकार का लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही बताया जो कि प्रशासक के रूप में दिल्ली के उपराज्यपाल के का कार्य करता है और वह राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। आपको हम बताते चलें कि दिल्ली के इसमें तीन चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्य पीसीएस वाले अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछा करते हैं। हालांकि आईएएस में बहुकथन के रूप में यह क्वेश्चन बहुत पहले ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है। कहीं कहीं तो मुख्य परीक्षा में भी दे देते हैं, लेकिन वो दूसरे तरह से देते हैं, वो भी आगे आपको बता देते हैं। और तो आपको बताते चलें दिल्ली में विधानसभा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति या पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यही उसमें विकल्प रहता है। राष्ट्रपति के बिहाफ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, यह भी विकल्प हो सकता है। लेकिन सीधे सीधे अगर है लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है तो वह गलत हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति करता है, भले ही गवर्नर कराता हुआ दिखता है लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के, दिल्ली के विधानसभा के मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। यह उत्तर ही आपका समीचीन और सटीक होगा, इसी को आप चुनिएगा। दूसरा, एक दिल्ली में वास्तव में गवर्नमेंट कौन है, सरकार कौन है, तो इसका जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होगा। चूंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक फैसला, एनवी रमन्ना साहब उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस समय उन्होंने एक फैसले में कहा था कि दिल्ली में जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के मामले में दिल्ली सरकार को प्रमुखता दी जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में मंत्री जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ब्यूरोक्रेट अगर मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। इसको मोदी साहब ने पलट दिया था संविधान संशोधन के द्वारा और उन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि दिल्ली में सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। उन्होंने एनजीटी एक्ट में बदलाव किया था। मैं आपको बताता चलूँ, 69 यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली में
अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया और एक 70 सदस्यीय विधानसभा का निर्माण किया गया। और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि प्रशासक होता था, प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर उपनाम दिया गया। खैर, उसके साथ साथ 1992 में एनजीटी एक्ट भी आया। एनजीटी एक्ट 1992, उसको पूरा कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GNCTD एक्ट कहते हैं, वो भी आया, जिसके द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया और ये बताया गया कि कौन किसकी क्या अधिकारिता होगी, किसके क्या अधिकार क्षेत्र होंगे। खैर, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर वास्तव में सरकार न हो, यानी मोटे तौर पर गोल मटोल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। उसने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि दिल्ली में सरकार का मतलब लोकप्रिय रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री ही होंगे। उसने मोटे तौर पर बस ये कहा कि भाई चूंकि दिल्ली में मंत्री जो होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उत्तरदायित्व उनका बिना ब्यूरोक्रेट के सहयोग के निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्यूरोक्रेट को भी किसी के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेट तो विधानसभा में बैठ नहीं सकता। मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है दिल्ली में सेवाओं के मामले, सेवाओं का मतलब यहाँ IAS या UPSC के द्वारा ही दिल्ली यूनियन टेरिटरी के लिए जो एलाइड सेवा के लोग होते हैं ग्रुप B के, उनका चयन किया जाता है। तो ऐसे मामले में दिल्ली मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भले ही यूनियन टेरिटरी हो, लेकिन ये एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। तो यहाँ जो IAS होते हैं, जो PCS रैंक के अधिकारी होते हैं, उनके मामले में राज्य सरकार को तरजीह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मोदी साहब ने इसे पलट दिया और संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया 2023 की शुरुआत में ही, और यह व्यवस्था दे दी कि दिल्ली में सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। मोटे तौर पर दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, जो मेरी समझ से डिस्क्रिप्टिव में बनना चाहिए, कि दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, UPSC ने तो पूछा, UPSC में हाई कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है, ये उस समय पूछा हुआ है। लेकिन मान लीजिए अभी दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच जो रस्साकसी चल रही है सरकार को लेकर के, आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में राज्यों के तरह से सब राज्य सूची के सभी विषय मिले हुए हैं, केवल 3 एंट्री या 3 विषय नहीं मिले हुए हैं। उसमें एक है लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था, दूसरा है शहरी जमीन और तीसरा है पुलिस। अब केजरीवाल साहब इनको किस लिए चाहते हैं यह तो केजरीवाल साहब ही जानते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का कहना, जो निष्पक्ष एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि भाई कल को मान लीजिए अमेरिका का कोई डिग्निटरी यानी VVIP जैसे राष्ट्रपति वहाँ का भारत आता है यात्रा पर, और यहाँ उसे 5 या 6 गार्डन की यानी 6 घेरे की सुरक्षा देनी होती है। इसमें 2 घेरा मान लीजिए दिल्ली पुलिस का है, तो उतने पुलिस स्पेयर नहीं करते हैं दिल्ली सरकार वाले या केजरीवाल साहब जो कि यहाँ दिल्ली सरकार में होंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, और वो एक छोटी टुकड़ी को ही स्पेयर करते हैं। दूसरे शब्दों में कमांडो में कटौती कर देते हैं, नॉर्मल पुलिस में कटौती कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि जो भी VVIP होगा उसका जान खतरे में होगा, क्योंकि बाहर के जो 2 गार्डन हैं, जो 2 घेरा है, उसी में कटौती कर देंगे। इसी प्रकार से तमाम इलाकों के सांसद आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो दूसरे इलाके से आते हैं और यहाँ मंत्री भी बनते हैं, उनके भी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। इसी प्रकार से विदेशों के तमाम एम्बेसीज या यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस वगैरह में काम करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका जान भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए केजरीवाल साहब को ये देना उचित नहीं होगा, मोटे तौर पर दिल्ली को देना उचित नहीं होगा। आप कह सकते हैं भाई केजरीवाल साहब क्यों ये तर्क देते हैं, भाई जब चुना ही क्यों जब हमको ये सब नहीं देना था। तो इस तरह से तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी तर्क कर सकता है
कि भाई जब कलेक्टर को ही प्रशासनिक हेड बनाना था, एसपी को पुलिस विभाग का हेड बनाना था, तो फिर हमको क्यों चुना? तो मोदी साहब ये तर्क दे सकते हैं, भाई हमको तो 22 करोड़ लोगों ने चुना है और आपको महज 50 लाख लोगों ने चुना है, तो ऐसी दशा में हम बड़े हुए कि आप हुए, तो इसका मतलब है दिल्ली में फिर हमारा ही राज चलेगा। तो ये तर्क लंबा खींच जाएगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं हाँ 22 करोड़ कहाँ 50 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसी दशा में ये कोई तर्क नहीं है, ये तो बेमानी तर्क है। तो केजरीवाल साहब को जो चुना गया है, जैसे शीला दीक्षित को चुना गया था, तो केजरीवाल साहब को चुना गया है नाली, सड़क, फ्लाईओवर इत्यादि बनवाने के लिए, कि प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से धक्का मुक्की करने के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं केजरीवाल साहब चीज़ों को गलत पर्सपेक्टिव में रख करके प्रस्तुत करते हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के गोल मटोल फैसले से, 2018 और 2022 के फैसले से वो अपने आप को बहुत उत्साहित मानते हैं। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा कि भाई एलजी को राज्य के मंत्री परिषद के कार्य प्रणाली में बाधक नहीं बनना चाहिए, यानी द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड नॉट प्ले द रोल ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सेवा के मामले में सुप्रीम कोर्ट मौन रहा, जिसको लेकर के 3-4 साल फिर रस्साकसी चली। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं के मामले में दिल्ली सरकार को मोटे तौर पर तरजीह दिया, लेकिन मोदी साहब ने अब संशोधन करके, संविधान संशोधन करके, उसको भी केजरीवाल साहब ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष की कोई बात कर पाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 239 ए क्लास 2 सेक्शन बी या सब सेक्शन बी या सब सेक्शन ए और इस प्रकार से ये एक सब सेक्शन बी ही है पहले वाले का। तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे कानून बना सकती है, चाहे एग्जिस्टिंग प्रावधान में कोई बदलाव करना हो या विस्तार करना हो या उसे समाप्त करना हो, उसका समापन निरसन करना हो या कोई नई चीज़ जोड़ना हो। तो मोदी जी ने यही काम किया। दूसरे शब्दों में 239 की धारा 2 का प्रयोग करके, यानी अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके और सब सेक्शन बी का प्रयोग करके, सब सेक्शन 2 का तो संभवतः सब सेक्शन ए ही है, लेकिन पहले का सब सेक्शन बी है, तो ऐसा उन्होंने प्रयोग करके पूरा बखूबी इसका विस्तार कर दिया है और ये बता दिया है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही वास्तव में सरकार माना जाएगा। गवर्नमेंट मीन्स इन दिल्ली द लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति का एजेंट ही नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रपति के बिहाफ पर काम भी करता है। और राष्ट्रपति का भारत में आप जानते हैं मतलब होता है प्रधानमंत्री से, चूँकि सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है। और उसमें भी द्रौपदी मुर्मू साहब, जो कि नाच मेरी बुलबुल जैसी राष्ट्रपति हैं, मोदी साहब जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेंगी। इस समय तो चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो राष्ट्रपति हो, सब मोदी जी के अपने पसंदीदा लोग हैं और सबका बैकग्राउंड आरएसएस से रहा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी चाहे जितना भी चिल्लाएं, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। इसीलिए अब दिल्ली के लोग भी लोकसभा को अलग तरीके से देखते हैं, विधानसभा को अलग तरीके से देखते हैं। लोकसभा में तीसरी बार 7 की 7 सीटें बीजेपी को देकर लोगों ने स्पष्ट रूप से संदेश भेजा कि भाई वो, जहाँ तक लोकसभा केंद्र का सवाल है, वो मोदी जी को ही पसंद करते हैं, केजरीवाल साहब या राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। खैर, हम लोग अब राजनीतिक बातचीत नहीं करेंगे, संवैधानिक बातचीत तक ही अपने को सीमित रखेंगे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि दिल्ली में जो सरकार है वह सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही सरकार मानी जाएगी, केजरीवाल की नहीं। क्योंकि केजरीवाल के जो तर्क हैं
वो अब समाप्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भले ही हाई कोर्ट ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही सरकार माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दे करके केजरीवाल साहब को एम्बोल्डन जरूर किया, मजबूत जरूर बनाया, लेकिन अंततः संवैधानिक जो उपबंध हैं वो केजरीवाल साहब के विरुद्ध जाते हैं। सॉरी। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं, और ये दूसरा प्रश्न है कि केजरीवाल साहब ने मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया, क्यों आतिशी मरलेना को बनाया। ये तो पूरी तरह से न्यूज़पेपर और राजनीतिक चहलबाजी पर आधारित है। ये यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगी। हाँ, वो जरूर ये पूछ सकती है कि भारत के ऐसे पहले किसी राज्य या संघ राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया था, तो वो केजरीवाल ही होंगे। और दिल्ली में वास्तविक सरकार का मुखिया वास्तव में कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो वर्तमान संशोधन किया है मोदी जी ने। इसके लिए पार्लियामेंट को अनुच्छेद 368 के प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि GNNCTD एक्ट में प्रयोग किया, वो संशोधन किया है मोदी जी ने। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई संशोधन तो किया नहीं है। वैसे भी हल्के दो दो कानून बने हैं दिल्ली के लिए, तो हल्के फुल्के बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 की ओर जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सरकार और प्रशासन का मामला तो NCT से ही जुड़ा हुआ है। और इसी में संशोधन करके मोदी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को वास्तव में सरकार मान लिया है दिल्ली की। अब केजरीवाल साहब इसके खिलाफ भले ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से उनको राहत मिलेगी, मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चीज़ों को समझाता है, संविधान को समझाने के लिए बैठा है, वो संविधान के ऊपर नहीं है। संविधान से वो अभी बंधा हुआ है। हाँ, जहाँ गोल मटोल तरीके से चीज़ें कही गई हैं उसको जरूर वह समझाता है, उसकी व्याख्या करता है, लेकिन इस मामले में स्पष्ट रूप से चीज़ें कह दी गई हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। दवा छिड़का गया है, इस वजह से बार बार खांसी आ रही है, मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो मनीष सिसोदिया को ही क्यों बनाया, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बनाया, आतिशी मरलेना को ही क्यों बनाया, सुनीता केजरीवाल को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया केजरीवाल साहब ने, और तिहाड़ जेल में रहते हुए त्याग पत्र नहीं दिया, तिहाड़ जेल के बाहर आकर के उन्होंने रिजाइन क्यों किया। एक्चुअली तिहाड़ जेल में रहते हुए उन्होंने रिजाइन इसलिए नहीं दिया क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस मकान में, जिस कमरे महल में वो रहते हैं, शीश महल नाम दिया है कुछ पत्रकारों ने उसे, उससे वह वंचित हो सकते थे। और मनीष सिसोदिया जो दूसरे वरिष्ठ व्यक्ति थे जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी थे, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, तो जेल में रहकर वो बहुत कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। इस वजह से जेल में उन्होंने रिजाइन नहीं किया, क्योंकि कोई संवैधानिक उपबंध तो है नहीं इस मामले में। हाई कोर्ट ने इसीलिए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए केंद्र सरकार के, या आप कह सकते हैं तुषार मेहता के उस तर्क को, या उन लोगों के पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कोई काम ठीक से हो नहीं रहा है विकास का, इस वजह से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। खैर, केजरीवाल साहब ने रिजाइन नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि वो बाहर आकर के रिजाइन क्यों कर दिए। तो बाहर आकर के रिजाइन करने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वो आंदोलन के किसी भी संकेत को खत्म करना चाहते हैं, किसी भी वेस्टेज को, किसी भी बचे हुए शेष चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे लोगों के दिमाग से आंदोलन की बात ही खत्म हो जाए। चूँकि अब वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, चूँकि मनीष सिसोदिया उनके साथ थे आंदोलन में, तो उनको मुख्यमंत्री बनाते तो लोग फिर से आंदोलन से उसको जोड़ने लगते। और दूसरा, मनीष सिसोदिया एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, वो उतने वफादार नहीं है जितने कि आतिशी मरलेना है। इस प्रकार से
संभव है कि अगर मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना देते और खुदा न खास्ता तीसरी बार भी अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनती, तो ऐसी दशा में किस मुंह से वो मनीष सिसोदिया को हटाते। इसीलिए उन्होंने आतिशी मरलेना को चुना उनकी जगह, जो द्रौपदी मुर्मू की तरह से ही उनके इशारे पर नाच मेरी बुलबुल जैसी हैं। उनको बस इतनी खुशी है कि भाई चलो 4-5 महीने के लिए हम मुख्यमंत्री तो बन गए दिल्ली के, इससे ज़्यादा उन्हें सोचती नहीं है, इससे ज़्यादा उनको इस बात की खुशी भी नहीं है। और एक तीसरा कारण भी आप कह सकते हैं, केजरीवाल साहब एंटी इनकम्बेंसी को भी बीट करना चाहते थे, अपने गिरते हुए छवि को भी सुधारना चाहते थे, और उनको लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हमारे हाथ बांध रखे हैं, इसमें मुख्यमंत्री बने रहने से क्या फ़ायदा। तो इन सब के फैक्टर की वजह से भी उन्होंने आतिशी मरलेना को चुना। एक और भी फैक्टर को जोड़ सकते हैं, आतिशी मरलेना वामपंथी सोच की हैं, क्योंकि अफजल गुरु के मामले में उनको जेल से रिहा कराने और फांसी पर ना लटके इसके लिए उनके माता पिता विजय सिंह, ये पंजाब से आती हैं और सिख पंजाबी सिख राजपूत हैं। तो विजय सिंह उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ समय तक प्रोफेसर रही हैं, उनके पिताजी की बात। तो ये उनके माता पिताजी दोनों लोग वामपंथी सोच के हैं, और वो चाहते थे कि अफजल गुरु को रिहा कर दिया जाए। तो आतिशी मरलेना नाम ही बताता है, मार्क्स और लेनिन को मिल करके मरलेना बना है। जब ये ऑक्सफर्ड में पढ़ने गई, वहाँ से हिस्ट्री से पीजी कर रही थी, उसी दौरान वो ऐसे लोगों के संपर्क में आई जो कम्युनिस्ट विचारधारा, सेंट स्टीफन का भी इनका बैकग्राउंड है। तो इस वजह से इनकी सोच जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वामपंथी हो गई, और ये उसी विचारधारा की हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आतिशी मरलेना जी, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं बनी है, उनको बनाने के पीछे केजरीवाल साहब के कई कारण हो सकते हैं। पुनः सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी हैं, जिसके बारे में सुना जा रहा था कि शायद केजरीवाल साहब उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएं, और जैसा वो चाहेंगे वैसे ही सुनीता केजरीवाल करेंगी, लेकिन इससे पार्टी में फूट पड़ सकती थी, और जो चुने हुए विधायक हैं उनके बीच गुस्सा बढ़ सकता था, और आतिशी मरलेना वगैरह भी नाराज हो सकती थी, क्योंकि वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं, तो विधानसभा की मेंबरान है भी नहीं। यही स्थिति राघव चड्ढा और संजय सिंह की, जो राज्यसभा के मेंबरान हैं। तो इसी वजह तमाम कारणों से उन्होंने आतिशी मरलेना को ही चुना अपने उत्तराधिकारी के रूप में। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इस डिस्कशन का निचोड़ ये है, इसमें 3 तरह के प्रश्न बनेंगे, जो एक बनते भी रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति का ही जवाब आप दीजिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर भले ही शपथ ग्रहण कराता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर आप उत्तर में मत दीजिएगा, क्योंकि 239A के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, मंत्रिपरिषद के। ये साफ साफ कहा गया है, इसलिए आप उसी का जिक्र करिएगा। दूसरा ये है कि दिल्ली में वास्तविक सरकार का मुखिया कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही बताइएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला दिया नहीं है। तीसरा, पार्लियामेंट को क्या संविधान संशोधन के माध्यम से ही दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में कोई फेरबदल करने का अधिकार है? नहीं। अनुच्छेद 368 की इसके लिए जरूरत उसमें दे सकता है। मान लीजिए बहुविकल्प बना दिया उसने, तो अनुच्छेद 368 की जरूरत बिल्कुल नहीं है उसको। पार्लियामेंट को बिना अनुच्छेद 368 का प्रयोग किए हुए भी वो संविधान संशोधन कर सकता है। एनजीटी एक्ट में बदलाव कर सकता है। एक्चुअली 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शक्तियों का विभाजन या प्रशासनिक मामले में जो भी बात कही गई है, वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के मामले को लेकर कही गई है। जो पुनः एक एक्ट है जिसे पार्लियामेंट ने 1992 में बनाया था। तो आप ये भी सवाल नोट कर लीजिए। लेकिन ये कि उन्होंने आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, अब मान लीजिए पूछे ही देता है, जैसे कुछ ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, पेपर सेटर होते हैं, तो आप कह दीजिए
कि चूंकि मुख्यमंत्री मोटे तौर पर मुख्यमंत्री जी बाहर आकर के भी कोई काम नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के संवैधानिक बाध्यताएं लागू कर दी थी उनके ऊपर। इस वजह से उन्होंने उनको कोई मुख्यमंत्री चुनना था ताकि दिल्ली में विकास का काम, प्रशासन का काम हो सके, और इसीलिए उन्होंने अपने वफादार आतिशी मरलेना को चुना। यही आपका उत्तर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में अगर मान लीजिए लंबा ऑब्जेक्टिव होता है तो खैर मोटे तौर पर यही 3-4 सवाल बनेंगे। इसका जवाब हमने बखूबी दे दिया है, सरल भाषा में समझा दिया है, और आप भी इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।